डियर फ्रेंड्स, पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। मैं आज आप लोग को अकबर की राजपूत नीति के बारे में बताऊंगा। अकबर की राजपूत नीति। मुगलों की राजपूत नीति की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई। अकबर ने अपने साम्राज्य को हिंदू और मुसलमानों दोनों की सद्भावना के आधार पर विकसित करने का निश्चय किया। उसने ऐसी नीति अपनाई कि राजपूत उसके सहयोगी बन गए तथा उन्होंने अपनी शक्ति से मुगलों का गौरव बढ़ाया तथा साम्राज्य के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई। अकबर को यह ज्ञात हो गया था कि राजपूतों की विरुद्ध युद्ध और शत्रुता की नीति से मुगल साम्राज्य का हित नहीं हो सकता। फिर राजपूताना की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि अकबर उससे स्वतंत्र नहीं छोड़ सकता था। राजस्थान का प्रदेश मालवा एवं गुजरात के मार्ग में पड़ता था, जिससे इस प्रदेश का सैनिक एवं सुरक्षात्मक महत्व बहुत अधिक था। इसलिए राजपूताना पर प्रभुत्व की स्थापना किए बिना मुगल साम्राज्य का विस्तार असंभव था। अकबर की राजपूत नीति की विशेषता। वैवाहिक संबंधों की नीति। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया, जैसे आमेर के कछवाड़ा, जैसलमेर के भाटी, बीकानेर एवं जोधपुर के राजपूत आदि। इन वैवाहिक संबंधों के जरिए अकबर ने राजपूतों के सहयोग एवं समर्थन प्राप्त किया। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि अकबर की राजपूत नीति में वैवाहिक संबंधों की अनिवार्यता शामिल नहीं थी, अर्थात अकबर ने बिना वैवाहिक संबंधों के भी राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। मुगल सेना एवं सेवा में महत्वपूर्ण स्थान। अकबर ने राजपूतों को अपनी सेवा एवं प्रशासन में महत्वपूर्ण पद दिए और उनकी प्रशासनिक क्षमता का लाभ उठाया। भारमल, मानसिंह, तोडरमल, बीरबल आदि अकबर के प्रमुख सहायक बने। अकबर की इस नीति से मुगल दरबार में राजपूतों का एक शक्तिशाली दल बन गया, जिस पर अकबर अत्यधिक विश्वास करता था और यह दल भी अकबर के प्रति पूर्ण समर्पित था। मुगल साम्राज्य में राजपूतों की धार्मिक स्वतंत्रता अक्षुण्ण। अकबर ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर वापस ले लिया। राजपूतों को तिलक लगाकर दरबार में आने की आज़ादी दी। अपनी राजपूत रानियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी तथा घर मायके आने जाने की छूट दी। इन कार्यों का राजपूतों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे उसे अपना सच्चा हमदर्द और शुभचिंतक समझने लगे। फलतः राजपूतों ने विरोध का मार्ग छोड़कर मैत्री का मार्ग अपनाया। विद्रोही राजपूत राज्यों का दमन। अकबर ने राजपूतों के साथ दंड और पुरस्कार की नीति अपनाई। जो राजपूत राज्य उसकी अधीनता स्वीकार किए उन्हें पर्याप्त सम्मान और पद दिए गए, किंतु जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की उनके विरुद्ध युद्ध किया, जैसे रणथंभौर, गढ़कटंग, मेड़ता आदि राज्यों पर अकबर ने आक्रमण किया। मुगल राजपूत संबंध के समझौते का आधार। राजपूत शासकों द्वारा खराज की एक निश्चित रकम अदा करना। राजपूतों को आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र सैन्य बल साम्राज्य की सेवा के लिए भेजना होगा। राजपूतों की स्वयं को साम्राज्य का अभिन्न अंग समझना होगा, व्यक्तिगत इकाई नहीं। राजपूतों को विदेश नीति का निर्धारण एवं पड़ोस रियासतों से युद्ध द्वारा निर्णय का अधिकार नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मुगल एक प्रकार की सर्वोच्च सत्ता का दावा करते थे और इसको कायम रखने के लिए यह आवश्यक था कि रियासतें आपस में संघर्ष न करें। जब तक इन समझौतों में सूक्ष्म संतुलन की स्थिति रही, अर्थात व्यवहारिक रूप से राजपूतों की आंतरिक स्वतंत्रता दी गई और उनके मामलों में अतिशय हस्तक्षेप नहीं हुआ, तब तक मुगल राजपूत संबंध मधुर रहे। और जब यह संतुलन बिगड़ने लगा तो राजपूत संबंधों में कड़वाहट की स्थिति आ गई। महत्व। मुगल राजपूत संबंध दोनों पक्षों के दृष्टिकोण से लाभदायक रहे। निष्कर्ष। अकबर की राजपूत नीति पूर्ण सफल रही। इसने भारतीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। इस नीति के परिणाम स्वरूप अधिकांश राजपूत राजा अकबर के भक्त हो गए तथा अकबर को तत्कालीन भारत की सर्वश्रेष्ठ सैन्य शक्ति का सहयोग प्राप्त हुआ। विरोध की नीति का परित्याग करने के बावजूद अकबर ने राजपूत शासकों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। राजपूत नीति की सफलता और साम्राज्य के शांतिपूर्ण विस्तार द्वारा ही अकबर भारत के श्रेष्ठतम शासकों में स्थान पा सका। मित्रों,
इस पूरे प्रसंग में अगर कहीं कठिनाई हो तो आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं।